क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33 का एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ टॉस ऑफ अनबाइस्ड कॉइन। तो अरे यार ये क्या पूछ लिया, इतना आसान है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ टॉस ऑफ एन अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड कॉइन का मतलब तो पता ही है कि अनबाइस्ड कॉइन क्या होता है, जो कि बाइस्ड ना हो, मतलब हेड और टेल दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, दैट कॉइन इज कॉल्ड अनबाइस्ड कॉइन। ठीक है, तो अगर कॉइन को हमने वो से फ्लिप करा तो क्या होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर इन दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है देन दैट कॉइन इज कॉल्ड अनबाइस्ड कॉइन। ठीक है, तो द सैंपल स्पेस associated with the random experiment, the sample space associated with the random experiment is what? Is head and tail. Only two are the options. अच्छा, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। खत्म, कुछ भी नहीं है इन सारे प्रॉब्लम्स में। इसी तरह से नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। ठीक है, साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइंस मतलब एक साथ हमने 2 कॉइन को टॉस करा, ये है 2 कॉइन और इन दोनों को हमने साथ में टॉस अप कर दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी हेड आने की, टेल आने की, हेड आने की, टेल आने की। अब क्या हो सकता है, अब हमने ना 2 कॉइन को साथ में टॉस करा है। ठीक है, तो ये रख लिया हेड, ये रख लिया टेल। ठीक है, इसके साथ रख दिया हेड और इसके साथ रख दिया टेल, हेड टेल। अब बना लो। ठीक है, तो क्या चांस बनेगा, तो बनेगा कि हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। यही चांसेस बनेगी ना आउटकम की, और तो कोई आउटकम का चांस बनेगा नहीं। तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो इन अ simultaneous toss of 2 coins, the sample space as follows। तो सैंपल स्पेस कैसा दिखेगा, तो द सैंपल स्पेस इज लाइक दैट कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब पहला पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो 2 हेड कितनी बार है कि 2 हेड आ रहा है, सिर्फ एक बार, और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/4। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। तो एक हेड कितनी बार आ रहा है, अब देखो एक हेड यहाँ पर आ रहा है और एक हेड यहाँ पे भी आ रहा है, तो टोटल हो गए 2, और टोटल कितने थे सैंपल स्पेस पॉसिबिलिटीज, 4, तो ये हो गया 2/4। तो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 1/2। नेक्स्ट थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल कितने हैं, 4, तो 1/4। इसी तरह से चौथी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली
वन टेल। तो एग्जैक्टली वन टेल कितनी बार आ रहा है? एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो टोटल 2 बार एक ही टेल आ रहा है। तो ये हो गया 2 और टोटल 4। तो दिस विल बी 1/2। फिफ्थ की प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, मतलब एक भी टेल नहीं आ रहा, तो वो कौन सा प्रोबेबिलिटी? ये वाला। तो 1 और अपॉन में 4, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। कुछ भी नहीं है इन सारे प्रॉब्लम्स में, बस जैसे आपने क्लास 11th में कर कर आया था बस वैसे ही करना है। हाँ, बट आगे चलकर अभी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, ये स्टार्टिंग है ना, तो ये तो इजी रहेगा, ठीक है। देखो आप एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, 3 coins आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, ठीक है। तो इस बार क्या है कि 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, इनको टॉस्ट किया, तो इनकी है हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम सेकेंड वाले की भी होगी एंड सेम थर्ड वाले की भी होगी, ठीक है। अब आप इनके कॉम्बिनेशन बना लो, हेड 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 टेल, इस तरह के करके बना लो। तो कैसे बना सकते हो? तो एक तरीका तो ये है कि हेड टेल लिखो, फिर हेड, फिर टेल लिखो, फिर हेड, फिर हेड टेल लिखो। अब तीसरी कॉइन टॉस कर रहे हो तो वापस से हेड टेल लिख दो, ठीक है। अब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब लिख लो आप सैंपल स्पेस। तो ये तरीका हो सकता है एक तो सैंपल स्पेस लिखने की, जो हम बचपन में सीख कर आए, और अब तो आप रैंडमली लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करेंगे। तो in toss of 3 coins, in toss of 3 coins, the sample space is as follows। तो सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगी? सैंपल स्पेस हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल एंड टेल हेड हेड, और फिर टेल हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड एंड तीनों टेल टेल टेल, ठीक है। ये निकल कर आएगी सैंपल स्पेस। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। तो आप देखो सारे जगह हेड कहाँ पे दिख रहा है? सिर्फ एक इसी में दिख रहा है, और ये कितने हैं? 1 1, और टोटल कितने हैं? 8। तो 1/8। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। तो आप देखो 2 हेड कहाँ पर है? एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते, कम से कम दोनों होना चाहिए। तो 2 हेड्स कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये तो एक हो गया, 2 से कम है तो ये नहीं काउंट होगा। यहाँ पर 2 हेड है, ये, और कहीं पर है क्या? नहीं, और एक ये है, ठीक है। तो टोटल 4 है, 4 और टोटल अपॉन में टोटल, दैट इज 8। तो प्रोबेबिलिटी 1/2। थर्ड वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब उससे 2 से ज़्यादा हेड हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 2 है, इसे ले सकते हैं। तो 1 2 3, इसे भी हम ले सकते हैं क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड बोला है, तो 2 से कम कुछ भी चलेगा। 3 4 5 6, और अगर नहीं है तब भी चलेगा। तो 7/8।
तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। ऐसे अगर मैं इसे स्किप भी कर देता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये तो आप कर कर ही आए हो। फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स। तो ऐसा कहाँ पर है जहाँ पर एक भी हेड नहीं है, सिर्फ ये वाला केस है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल, तो आप देखो एक टेल कहाँ पर है एग्जैक्टली, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और तो कोई नहीं है, तो 3/8। 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो 2 टेल कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर, 1 2 3, तो 3/8। 7th probability of a head on first coin। आप देखो हेड कहाँ पर आ रहा है पहले कॉइन पर, तो यहाँ पर है 1 2 3 4, और तो कहीं नहीं आ रहा, तो 4/8, दैट विल बी 1/2, मतलब पहले वाले कॉइन पर हेड, तो यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, बस, एंड दैट इज इट। ठीक है, और तो कहीं पे नहीं है पहले वाले कॉइन पर हेड। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। साथ ही पार्ट थे ना, हाँ साथ ही थे। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड दिस इज। ठीक है, तो अगर हम एक डाई को थ्रो करें तो हमें बताना है कि इन सारों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, देन वी प्रोसीड। ठीक है, तो लिखते हैं कि इन अ random throw of dice, the sample space is as follows। तो सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा, सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि आप देखो एक ही डाई है, दिस इज द डाई, और अगर आपने इसको थ्रो करा तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। यही 6 नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो यही सैंपल स्पेस में आ गया। नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करनी है बाकी की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। तो एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 है, तो टोटल 3 है, और टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में एलिमेंट 6, तो ये हो गया 3/6, तो दैट विल बी 1/2। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम कितने हैं, देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, और 5 प्राइम है, इसके अलावा कोई प्राइम नहीं है, तो ये भी हो गया 3/6, तो द प्रोबेबिलिटी विल अगेन 1/2। इसकी तो सारी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आ रही है। नेक्स्ट करके देखते हैं, तो थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी जब देखो मैं ना इसे थोड़ा शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, बट आप थोड़ा प्रॉपर वे में भी लिख सकते हो कि ना, अगर इसी चीज को आप लिखना हो तो अच्छे वे में कैसे लिखोगे, द फेवरेबल केसेज
दैट अ डाई सोज अ इवन नंबर। तो उसके बाद 1 2 3 4 6 लिखना। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस सोज एन इवन नंबर इज इक्वल टू दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं आप ये कर कर आए हुए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम को सेव कर रहा हूँ, सो दैट कि हम ना ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए। ऐसे हम कर नहीं पा रहे, बट कोशिश हमारी यही है। तो थर्ड में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो हमें एक नंबर मिले जो कि 3 के इक्वल हो या तो 3 से बड़ा हो। 3 से इक्वल और 3 से बड़ा कितने नंबर? 4। तो 4/6। अब जाके प्रोबेबिलिटी 2/3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। हमें वैसा नंबर लेकर आना है जो कि 4 से छोटा हो या फिर 4 के बराबर हो। तो 4 के बराबर ये और 4 से छोटा ये, तो टोटल 4 है, तो 4/6 लो। अब 2/3 आ रही है हर बार प्रोबेबिलिटी, तो 2/3। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मोर देन 6। तो आप देखो क्या 6 से कोई बड़ा नंबर है? तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0/6, तो दैट विल बी 0। सिक्स्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। तो ऐसे कितने नंबर है जो 6 या फिर 6 से छोटे हो? तो 6 खुद काउंट हो गया और 6 से छोटे ये सारे, तो टोटल हो गया 6/6। तो इट इज द श्योर इवेंट, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है 2 dice are thrown simultaneously find the probability of getting this। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। इन a random throw of 2 dice, the sample space is as follows। तो द सैंपल स्पेस क्या होगा? 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 and 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। so this is the sample space। अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो देयरफॉर लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं? पॉसिबल केसेस इज इक्वल टू 36, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 36।
ठीक है। तो फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एज द सम। सम क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, ठीक है। एन इवन नंबर एज द सम विच इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखो, किन दो नंबरों का सम इवन होता है? अगर वो नंबर ऑड प्लस ऑड करे तो इवन होता है, और इवन प्लस इवन करे तो इवन होता है। यही दो केसेस होते हैं, इनके अलावा तो कोई दो केस नहीं होता है, यही दो केस होते हैं ना। अब आप चेक करो कि ऑड ऑड का सम, तो आप देखो ये ऑड ये ऑड ये ऑड, तो ये हो गए 3। और सेम आपको सेकेंड वाले में आओ तो ये मिलेंगे, तो यहाँ से हो गए 6। उसी तरह से इन दोनों में से मिलाकर 6 होंगे और इन दोनों में से मिलाकर 6 होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 18, और 18 अपॉन में टोटल 36, तो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है। सेकेंड कैसे करा, आई होप समझ आया होगा। प्रोबेबिलिटी द, बाकी अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्टली काउंट करके सीख सकते हो, वो 18 ही आएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी द सम एज अ प्राइम नंबर, तो जो हमें प्रोबेबिलिटी उन सारे नंबर्स की निकालनी है जिनका सम प्राइम है। तो सम तो ना बेसिकली इस सैंपल स्पेस में जो भी टपल्स है उनका सम 2 से लेकर 12 तक में होता है, ठीक है। 2 से लेकर 12 तक होता है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहो तो यू कैन चेक, ठीक है। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं है तो आप चेक कर देख लेना, जो सम निकल कर आती है वो क्या होता है कि 2 से लेकर 12 तक ही होता है, 2 से लेकर 12 तक। तो 2 में क्या आ गया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और इनमें प्राइम कौन होता है? एक तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है एंड 11 होता है। तो हमें कौन से नंबर की सम को काउंट करना है, मतलब हम कौन से टपल्स को काउंट करना है जिनका सम 2 हो, 3 हो। इस केस में हमें वे सारे नंबर्स को काउंट करना है जिनका सम 2 3 5 7 या फिर 11 हो, ठीक है। तो ना काउंट करते हैं, लेट अस लिखते हैं कहाँ क्या क्या है। तो आपको पता है कि डायगोनल में सम सेम होता है, तो इस बात का टेक केयर करना होता है, ठीक है। हम ना एकदम बच्चों जैसा तो नहीं काउंट करने बैठेंगे, क्या हमें पता है कि डायगोनल में सम सेम होता है। अच्छा, तो पहले 2 वाला काउंट करते हैं। तो देखो इनका सम क्या हुआ? 2, तो 2 वाला तो एक ही होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वाला देखोगे तो 3 हो जाएगा, तो इन दिनों का सम 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर डायगोनल बनाओ, तो कितने आए डायगोनल में? 2, तो 3 वाले सम 2 होंगे। इनका सम 4 है, तो बाकी डायगोनल में जो भी आएगा इनके वो उनका सम 4 है, इसे तो हमें काउंट नहीं करना। अब आप देखो 5 वाले क्या है? 1,4, इनका सम क्या है? 5। अब आप डायगोनल में बनाओ, डायगोनल बनाओगे तो ये डायगोनल बना, यहाँ से मतलब जहाँ से 5 है का सम 5 है वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो डायगोनली। सच वहां से क्या होगा, अगर आपने कोई भी लाइन डायगोनली ड्रॉ करा है तो उन सारे जो टपल्स निकल कर आएगी उनका सम क्या होगा? 5 होगा। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करा, 2 3 5 3 2 5 4 1 1 5, और यही होंगे इस पूरे सैंपल स्पेस में जिनका सम 5 होगा। अब इनके अलावा कोई और नहीं होगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 5 मतलब वो कौन कितने टपल है जिनका सम 5 है? तो वो 4 है, तो ये हो गए 4, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखो पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि 2 वाले सम के कितने थे? 1 था। 3 वाले कितने थे? 2 थे। 5 वाले कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4 थे, ठीक है। तो 6 वाले कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। और 7 वाले कितने होंगे? सवाल आएगा, 7 वाले 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 6। अब देखो 7, यहाँ पर 7 सम है, देख लो इन सारों का सम 7 है, 6 हो गए। अच्छा, 8 का कितना होगा? 1 होगा।
सॉरी गलत बोल गया, 8 का होगा 5, क्योंकि अब फिर वापस से रिड्यूस होगा, क्या होगा, वापस से रिड्यूस होगा। तो आप ऐसे ही पता कर सकते हो, 8 का 5 होगा, 9 का 4 होगा, 10 का 3 होगा, 11 का कितना होगा, 2 होगा। तो 11 का ये 2 है सिर्फ, ठीक है। अब इनका सम कर दो तो 2 3 3 और ये हो गया 10 13 एंड 13 और 2 15, तो 15/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने में फिर भी टाइम ले लिया, अगर मुझे करना होता तो मुझे इस प्रॉब्लम में 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर लग रहा है तो सोचने वाली बात है भाई। तो इसे आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, 5 एंड इट विल बी 12, तो 5/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, तो सम क्या हो सकता है इस केस में, एटलीस्ट 10 बोला तो सम विल बी 10 11 और 12। अच्छा, अभी मैंने बताया, देखो आप 10 के सम कितने हैं वाले कितने हैं, 3 हैं, 11 के सम वाले कितने हैं, 2 हैं, और 12 वाले कितने होंगे, 1 होगा, 3 2 1 ऐड करो कितने बना, 6 बना। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी, 6/36, प्रोबेबिलिटी अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10, तो इट विल बी 6/36, तो प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है। नेक्स्ट बाकी के हम यहाँ पे करते हैं, हमारे पास स्पेस है तो वी कैन यूटिलाइज इट। तो नेक्स्ट है, फोर्थ पार्ट है, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, कि डबलेट मतलब सेम वाले, जैसे 2,2, तो डबलेट पहले कितने होते हैं, डबलेट टोटल होते हैं 6, ठीक है। इस सैंपल स्पेस में जो डबलेट होते हैं वो 6 होते हैं, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6। अब इसमें से पूछा है अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर वाले कितने हैं, 1 2 एंड 3 ओनली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36, तो हो गया 1/12। फिफ्थ पार्ट है, अब मल्टीपल ऑफ 2 on 1 dice and a multiple of 3 on the other dice, तो दो के मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखो इस वाले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो दो के मल्टीपल्स होते हैं 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 और 6। हम बेसिकली इस सैंपल स्पेस में, ऐसा नहीं है कि दो के मल्टीपल्स खत्म हो गए, मैं बेसिकली इस सैंपल स्पेस की बात कर रहा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें डाइस में 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2 4 और 6, और 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 एंड 6 ओनली। अच्छा, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें पूछ रहा है कि पहले डाइस में 2 एंड तीसरे डाइस में एंड अदर 1 डाइस में 2 एंड अदर डाइस में क्या 3 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो बस आप इनके कॉम्बिनेशन बना लो और देन वी विल डन। एक तो हो जाएगा क्या 2 3, देखो आपको लिखना है ना, लिख लो ऐसे। अब हम यहाँ पे चेक करने मत बैठना, ठीक है, इस वाले ऐसे करना, देखो 2,3 2,6, फिर अब देखो ये 3 है ये 2 है, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, डायरेक्टली कर लो, 6 बन जाएगी, 2 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। अच्छा, अब जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो 6 है, उनका ऑर्डर भी अलग होगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला है कि पहला डाइस में ऐसा होना चाहिए एंड सेकेंड डाइस में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा उसने। अब देखो प्रोबेबिलिटी में जो लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अ मल्टीपल ऑफ 2 on 1 डाइस, कौन सा डाइस, क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं दी है उसने कि ना पहले डाइस में 2 का मल्टीपल होना चाहिए और सेकेंड डाइस में 3 का मल्टीपल चाहिए। उन्होंने सिर्फ कहा है ना कि देयर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 on 1 डाइस
एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस, की ना कि मतलब एक डाई पर 2 का मल्टीपल होना चाहिए और एक डाई पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उन्होंने एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं दी है ना कि फर्स्ट डाई पे होना चाहिए या सेकेंड पे, तो वो दोनों काउंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे 2,3, 2,6, 4,3, 4,6, 6,3, 6,6, तो ये 6 बन जाएंगे। अब हम इसको अपोजिट भी कर सकते हैं ना, 3,2 ऐसे, तो टोटल फिर वापस से कितने बनेंगे 6, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, तो इट प्रोबेबिलिटी क्या होगा 12/36, तो इट विल बी 1/3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करा है हमने। एक मिनट, अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी ना, हाँ 6,6 वो तो एक बार ही काउंट होगा ना, तो 11/36। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कुछ ज़्यादा ही मैंने कंसेप्ट लगा दिया यार, गलती हो गई। अब देखो 2,3 आएगा, 3,2 आ जाएगा, इसी तरह से 4, देखो 2,3, 2,6, फिर 4,3, 4,6, 6,3, 6,6, ये तो ठीक है। अब 3,2, 3,4, 3,6 ये भी ठीक है, बट 6,2, 6,4 भी सही है, बट 6,6 तो दो बार आ जाएगा ना। तो इस बात का हमें क्या पता चलता है कि जो दोनों का मल्टीपल है वो एक बार ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6th है कि प्रोबेबिलिटी सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो वो तो सम बहुत आसान है, चाहिए होते हैं जो कि दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, तो सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो वो कितने होते हैं 6, 6/36, ये तो जग जाहिर है। नेक्स्ट 7th पार्ट एंड द लास्ट वन, के a multiple of 3 as the sum, probability of a multiple of 3 as the sum, कि जो सम निकल कर आएगी वो क्या होगी मल्टीपल ऑफ 3 होगी। ठीक है, ये कह रहा है तो ना 3 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं इसमें, तो वो होता है या तो 3 या तो 6। ठीक है, बट अभी हमने सम की बात करी है, तो सम इस सैंपल स्पेस में कहां से कहां तक है 2 से लेकर 12 तक है। तो अब बताओ 2 से लेकर 12 तक में 3 के मल्टीपल्स कितने होते हैं, तो इट विल बी 3, 6, 9 एंड 12, ये 4 होंगे। तो अब मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। ठीक है, तो सम क्या हो सकते हैं 3, 6, 9, 12। अच्छा अभी मैंने बताया कैसे पता करना है, 3 के कितने होते हैं 2 होते हैं, 3 वाले सम के कितने होते हैं 2 होते हैं, 6 वाले कितने होते हैं, देखो ऐसे कर लो ना, देखो 2 का 1, 3 का 2, 4 का, देखो 6 के 5 होते हैं। ठीक है, तो 6 के हो गए 5, 9 के कितने 4 और 12 के 1। अब आप ऐड कर लो सिंपली, 2, 5, 7, 7 एंड +4 11 और 11 + 1 12, तो ये हो जाएगा 12/36, तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी 1/3। 12/36 प्रोबेबिलिटी 1/3। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। काफ़ी टाइम लग गया यार इन सारे क्वेश्चन में भी, आप देखो कोई नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a leap year selected at random will contain 53 Sundays, कि अगर हमने कोई लीप ईयर सेलेक्ट किया रैंडमली, तो वो जो निकल कर आएगी, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि अगर हमने लीप ईयर सेलेक्ट करा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, अब देखो मैं समझा देता हूँ, फिर मैं एक बार लिखवा दूंगा क्योंकि ना ये लिखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझाता हूँ। ठीक है, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बाद देन में
हम ना अच्छे से लिख लेंगे एक बार। तो आप देखो, लीप ईयर, लीप ईयर में कितनी दिन होते हैं पहले ये हमें पता है। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है, 366 डेज होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक वीक में मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर हमें पता चल गया कि कितने वीक हैं एक ईयर में, देन हमें एक पता चल जाएगा कि उतना संडे तो आ ही रहा है। तो इसलिए हमने क्या करें, हम वीक फाइंड करें कि 1 ईयर में वीक कितना होता है। तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5। ये तो आप बहुत बार करके आ रहे होगे ऐसे, बट मैं फिर भी कर देता हूँ। देखो ये हो गया 2, तो 366 डेज, ठीक है। इसमें से कितने वीक्स निकल कर आए, 52 वीक्स। और एक्स्ट्रा कितना दिन रह गया, 2 डेज रह गया एक्स्ट्रा। तो ना 52 संडे तो आ रहा है, ये कन्फर्म है, कन्फर्म हो गया कि 52 संडे आ रहा है। अब ना अगर इन दोनों में दिन में से एक संडे हो गया, देन वी विल डन। तो चेक करते हैं कि ना, अच्छा अब इन दो प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये 2 दिन तो कुछ भी हो सकते हैं ना। हाँ, तो इस 2 दिन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो सैटरडे संडे हो जाए, या तो मंडे ट्यूसडे हो जाए। अब इस बात का ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटीज ऐसी नहीं बनेगी कि मंडे वेडनेसडे हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो नेचर का खेल है ना कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो अगर हमने मंडे लिखा देन सेकेंड डे में हमें ट्यूसडे ही लिखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 7 पॉसिबिलिटीज निकल कर आएगी। जैसे आपने संडे रखा तो देन मंडे रखना पड़ेगा, फिर मंडे रखा तो ट्यूसडे रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके 7 पॉसिबिलिटीज आएगी। अभी मैं लिखता हूँ, ठीक है। और उसमें से ना संडे 2 केस में आ रहा होगा, एक संडे मंडे में और एक सैटरडे संडे में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/7। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम इसी चीज को मैं एक बार अच्छे से लिखाता हूँ, ये वाले प्रॉब्लम को मैं अच्छे से लिखवाता हूँ, तो दैट कि ना ये बहुत जगह आ जाता है कभी कभी। रियली सॉरी फॉर दैट। तो इन अ लीप ईयर लिखते हैं, इन अ लीप ईयर which consist of 365 days, there are क्या, there are 52 complete week and 2 days over, and 2 days over. So the following are the possible combination for these 2 over days. The following are the possibilities या फिर possibilities या फिर possible combination for these 2 days, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया, बस मैं लिख रहा हूँ एक बार उसी चीज को जो मैंने आपको बताया। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, पहला संडे मंडे, सेकेंड मंडे ट्यूसडे, थर्ड ट्यूसडे वेनसडे, फोर्थ वेनसडे थर्सडे, फिफ्थ थर्सडे फ्राइडे, सिक्स्थ फ्राइडे सैटरडे, एंड सेवेंथ पॉसिबिलिटीज इज सैटरडे संडे, ठीक है। तो इन ऑर्डर दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट अ रैंडम, in order that a leap year selected at random should contain 53 Sunday, one of the
2 over day must be Sunday, must have Sunday, must have Sunday. ठीक है, तो since out of above 7 possibilities 2, that is since out of above 7 possibilities तो दैट इज ये दोनों, अब देखो ये दोनों इसके फेवरेबल हैं, 1 and 7 are favorable to this event, are favorable to this event. तो therefore required probability क्या हो जाएगा, therefore required probability is equal to 2/7. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, 3 dice are thrown together, find the probability of getting a total of at least 6. कि मतलब हम अगर क्या करें, इन 6 डाइस को साथ में थ्रो कर रहे हैं तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग एट लीस्ट 6, मतलब सम जो है वो क्या हो, 6 हो. मतलब क्या हो सकता है, सम विल बी 6, 7, 8 एंड अप टू सो कहां तक जा सकता है, आप खुद बताओ कहां तक जा सकता है ये सम. द आंसर टू द क्वेश्चन इज 18 तक जा सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, 6 6 6. ठीक है, और उसका सम क्या होता है 18, तो ये लास्ट में गया 18 तक. तो क्या आपको लगता है कि इसको निकालना आसान है क्या, द आंसर? तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालते निकालते हम थक जाएंगे. तो क्या करते हैं कि ना हम इवेंट मान लेते हैं कि ए कोई सा भी इवेंट है जिसमें हमें मिल रहा है गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, बट हम ना प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं निकालेंगे, हम इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा कि द सम इज लेस देन 6, और सम लेस देन 6 में क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट तो 3 होगा ही, 1,1,1 उनका सम 3 होता है. ठीक है, तो या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा. अच्छा, अब ना मेरा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि चार सम वाले कितने होंगे. तो ना यहाँ पे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेट चेक कर लेते हैं, कोई नहीं, पहले लिखते हैं इतनी बातों को, फिर चेक करते हैं. तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a sum of at least 6. अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम लेस देन 6. ठीक है, तो इस इवेंट में क्या आ सकता है, इस इवेंट में आ सकता है 1,1. अब ना 3 वाला तो हो गया, ये एक ही आएगा हमको पता है. अब 4 वाला चेक करते हैं, तो 4 1 1 2 ऐसा हो सकता है. और ना इस नंबर के अलावा कभी भी, मतलब इनका जो भी कॉम्बिनेशन बन जाए और इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सो दैट कि उनका सम 4 आ जाए. क्योंकि अब देखो ये है 1, ये है 1 और ये है 2, मतलब हमने एक ही नंबर 1 से बड़ा रखा है. ठीक है, 1 से ग्रेटर एक ही नंबर रखा है,
लेट अस एज्यूम अगर 2 1 से छोटा रखता, लेट अस सपोज इसे भी 1 ही रख देते, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 5 और 6, ये दोनों तो काफी छोटे। अगर हमने इससे एक छोटा रखा होता, लेट अस एज्यूम दैट कि 2 के जगह 1 रखा था, ये बन जाता, ठीक है, तो वो तो है नहीं। अब अगर हमने किसी के भी जगह इस 1 के जगह कोई बड़ा नंबर रख दिया, बड़ा नंबर लेट अस सपोज वो 2 ही रख दिया हमने, चलो हटाओ 2 ही रख दिया, तो सम क्या बना, 5 बन गया ना, 4 तो नहीं बनेगा। तो ना यही सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, इनका आप जितना भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना लो, यही है पॉसिबिलिटी जिस केस में जो सम है वो 4 निकल कर आएगा। तो एक तो ये हो जाएगा 1 1 2, फिर 1 2 1 एंड फिर 2 1 1, ठीक है। तो और तो कोई पॉसिबिलिटीज अब बची नहीं है, सो दैट की जो सम है वो 4 निकल कर आए, तो 4 का भी हो गया, 4 का भी हो गया। अब हम 5 की बात करते हैं, तो 5 कब आ सकता है, एक जगह तो 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, एक जगह तो 1 रखना पड़ेगा, और 1 3, एक तो ये है, ठीक है ना। अब देखो सम 5 आ रहा है तो बनाओ, 1 1 3 1 3 1 3 1 1, तो अभी तक इनका एक बना है, इनका 3 बना है, तो ना मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा पैटर्न से चले, इसका एक बना, 3 मल्टीप्लाई करा, 3 यहाँ बन गया, अब यहाँ पर ना शायद 6 बन सकता है, लेट अस देखते हैं कितना बनता है। अरे इसका सम भी तो 5 ही आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बना लो, 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, और क्या बन सकता है, अब आप सोचो। तो अब ना इनमें से कोई भी चेंज करोगे तो वो तो बनेगा नहीं, तो लेट अस टेक कि 5 की पार्टीशंस करके देखते हैं। तो 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 1 1 1, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे, अगर हम 3 में ब्रेक करें तो 1 1 और 3 कर सकते हैं, 2 2 और 1 कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं ना, 3 और 2 कर सकते थे, बट वो काम आएगा नहीं। तो बेसिकली हमें एक जगह तो 1 रखना था, ठीक है। अगर हमें ब्रेक करना है 5 को इन ट्रिपलेट, तो एक जगह तो 1 फिक्स रखना है, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते, 1 फिक्स कर दिया, ठीक है। अगर हमने 1 फिक्स कर दिया और अब हमें 2 प्लेसेस फिल करनी, एंड उन दोनों प्लेस का सम क्या हो सकता है, 4 होना चाहिए। देखो 1 फिक्स करना पड़ेगा, अगर आप 1 फिक्स नहीं कर रहे हो तो 3 और 2 रख लो, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, तो 1 तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब 1 फिक्स करने के बाद वो जो दो नंबर का सम है वो 4 निकल कर आना चाहिए, तो 4 आने की हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है इन नंबर्स में। तो क्या हो सकता है, एक तो 1 और 3, एक 2 और 2 2, और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या 4 आने की, ऑब्वियस सी बात है, हम 4 तो जा ही नहीं सकते ना, 4 अगर एक साइड ही लिखते तो वी विल डन, नहीं कर सकते, तो यही दो कैसे निकल कर आएगी, ठीक है, और 2 और 3 भी नहीं बन सकता। तो कितना हो गया टोटल, 10 हो गया। सो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट इज 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज 10/216, और टोटल सैंपल स्पेस क्या, 6 की पावर 3, ठीक है, तो हो गया 216। और हमें निकालनी किसकी थी, ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 10/261, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1 माइनस 10/216, तो इट विल बी 206/216। तो फाइनली एक बार कैंसिल करोगे तो ये हो गया 103 108।
तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, 103 अपॉन 108। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो आप देखो एक बार।